नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एक नए सूत्र पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग लग्न कुंडली और नवांश को एक साथ मिलाकर कुछ नए सूत्रों की तरफ चर्चा करेंगे। आज का जो विषय है वो वर्गोत्तम ग्रहों के बारे में है। किस प्रकार से फलादेश को समझा जाता है, जाना जाता है। कोई भी ग्रह वर्गोत्तम है तो किस प्रकार का फल देगा। वर्गोत्तम का मतलब वर्ग प्लस उत्तम, जो वर्गों में उत्तम हो। जो ग्रह वर्गोत्तम होता है वो बलवान हो जाता है। वो अपने स्वतंत्र कारकत्वों से संबंधित, अपने भाव से संबंधित, जहाँ का भी वो स्वामी है वहाँ से मिलने वाले फल में वृद्धि कर देता है, अच्छा फल देता है और शीघ्र फल प्राप्त करवाता है। वह अपने स्वतंत्र कारकत्वों से संबंधित जिन जिन कारकत्वों का स्वामित्व प्राप्त है उस ग्रह को, उससे संबंधित मिलने वाले फल में भारी वृद्धि हो जाती है और अच्छा फल प्राप्त होता है। तो बिना किसी विलंब किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि आप भी अपनी कुंडली का फलादेश करवाना चाहते हैं, जन्म कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, किसी विशेष मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके टाइम लेकर के बात कर सकते हैं। प्रोग्राम आपको अच्छा लगे तो इसको आगे बढ़ाते रहें। वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को अगर आप लाइक करेंगे तो यूट्यूब चैनल को प्रमोट करेगा। प्रिय मित्रों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं वर्गोत्तम लग्न के बारे में। किस प्रकार से, कैसे लग्न वर्गोत्तम होता है। अगर किसी जातक की पत्रिका, लग्न पत्रिका में जो लग्न में राशि स्थित है वही राशि अगर नवांश में स्थित हो जाए लग्न में तो लग्न वर्गोत्तम माना जाता है। जैसे ये आपके सामने वृश्चिक लग्न की पत्रिका है, 8 नंबर की राशि लग्न में स्थित है। ऐसे ही अगर 8 नंबर की राशि नवांश में के लग्न में स्थित हो जाए तो क्या होगा, लग्न वर्गोत्तम हो जाएगा। और लग्न वर्गोत्तम होने से क्या फल मिलेगा, लग्न वर्गोत्तम होने से क्या फल मिलेगा। लग्न से तनु की बात करते हैं, शरीर की बात करते हैं, बुद्धि विवेक क्षमता की बात करते हैं, जातक के स्वास्थ्य की बात करते हैं, जातक के शारीरिक बनावट की बात करते हैं, शारीरिक रूप से जातक कितना स्वस्थ है उसकी बात करते हैं, नाक नक्शा की बात करते हैं। तो अगर लग्न वर्गोत्तम होगा तो जातक का शरीर स्वस्थ होगा, भाग्यवान होगा, जातक विवेकी होगा, बुद्धिमान होगा। क्यों? क्योंकि लग्न से हम लोग शरीर की बात करते हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि लग्न शरीर है और बाकी जो 11 भाव हैं वो देने वाले हैं। लग्न प्राप्त करता है। जैसे दूसरे भाव से धन की बात होती है, धन किसको मिलेगा, लग्न को मिलेगा। चौथे भाव से सुख की बात होती है, सुख किसको मिलेगा, लग्न को मिलेगा। सप्तम भाव से दारा की बात होती है, दारा का सुख किसको मिलेगा, लग्न को मिलेगा। इसी प्रकार से आप ये समझ लीजिए कि लग्न हाथ फैला करके 11 भावों से प्राप्त करता है। तो प्राप्त कितना करेगा, कैसे करेगा, जितना उसके पास विवेक होगा, ज्ञान होगा, शक्ति होगी, क्षमता होगी। और क्षमता कैसे जानेंगे, लग्नेश वा, अगर लग्न वर्गोत्तम है तो निश्चित है लग्न बलवान है। जैसे विद्वान लोग कहते हैं कि सागर में पानी बहुत है, जितना बड़ा पात्र लेकर के जाओगे उतना ही आपको मिलेगा। ऐसे ही देने वाले 11 भाव हैं और मिलेगा उतना ही जितना हमारे पास पात्रता होगी। तो अगर हम बलवान हैं, बुद्धिमान हैं, विवेकी हैं, हम बहुत अच्छे पद पर स्थित हैं, हमको बहुत अच्छी नौकरी मिली हुई है, लेकिन हमारा शरीर अगर साथ नहीं दे रहा है, हम स्वस्थ नहीं हैं, तो जॉब कैसे कर पाएंगे। बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है लेकिन हम स्वस्थ नहीं हैं तो कैसे कर पाएंगे। हमारे विरासत में बहुत अच्छी संपदा है, बहुत अच्छा व्यापार है, बिजनेस व्यापार है, हम कैसे उसको हासिल कर सकते हैं, हम उसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं जब तक हमारे पास बुद्धि नहीं होगी,
कहाँ से विचार करेंगे? लग्न से करेंगे। तो अगर लग्न बलवान है, लग्न वर्गोत्तम है, तो निश्चित है व्यक्ति का लग्न बलवान हो जाएगा, और लग्न बलवान होगा तो निश्चित है जातक बुद्धिमान होगा, भाग्यवान होगा और अपने आप में श्रेष्ठ फल को प्राप्त करने वाला होगा। तो सबसे पहला सूत्र लग्न वर्गोत्तम, दूसरा सूत्र ग्रह वर्गोत्तम। अच्छा, लग्न और ग्रह, लग्न और नवांश का अंतर आप कुछ इस प्रकार से समझ लीजिए, जैसे कि ये ऊपरी शारीर का ऊपरी दिखावा है, ऊपर से जो दिखाई देता है वो है, और अंदर के ऑर्गन्स यानी शारीरिक शक्ति कितनी है, रियल में जो दिख रहा है वही है या कुछ भेद है। लग्न और नवांश यही अंतर को प्रकट करता है। जैसे आपने देखा होगा, बहुत सरलता से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, जैसे जैसे जो भी नए ज्योतिषी हैं उनको भी बड़े सरलता से समझ में आएगा। बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा आपने कि घर में खाने का ठिकाना नहीं है, लेकिन चलते मोटरसाइकिल से ही है, रंगबाज बन करके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर में बहुत सारी दिक्कत है, लेकिन बाहर वो ऐसा दिखाते हैं कि वो कितने बड़े रईस के घर से हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर में धन बहुत है, अथाह है, संपत्ति अथाह है, लेकिन उसका प्रयोग नहीं करते हैं, बाहर दिखाते नहीं हैं। उनको देखने से लगेगा ही नहीं कि इनके पास धन होगा, ये इतने धनवान होंगे। तो इसी अंतर को प्रकट करता है लग्न और नवांश। लग्न चार्ट और नवांश में यही अंतर है, और नवांश को देख करके यही अंतर आप जान सकते हैं। कैसे जानेंगे? सबसे पहला सूत्र लग्न वर्गोत्तम, इससे आप ये जान सकते हैं जातक कितना भाग्यशाली है, कितना स्वस्थ है, कितना अच्छा है, कितना बुद्धिमान है, विवेकवान है। लग्न वर्गोत्तम हो गया, लग्न से शरीर की ही बात करते हैं। दूसरे नंबर पर ग्रह वर्गोत्तम। ग्रह वर्गोत्तम कैसे देखा जाएगा? ग्रह, अगर कोई भी ग्रह, जैसे मान लीजिए सूर्य सप्तम भाव में स्थित है वृष राशि का, ऐसे ही सूर्य नवांश में स्थित हो जाए। अब जैसे 8 नंबर लग्न में है तो 7 नंबर सप्तम में आएगा। नवांश में भी सूर्य वृष राशि के ही स्थित हो जाएं तो क्या होगा? सूर्य वर्गोत्तम हो जाएंगे। जो ग्रह लगन चार्ट में जिस राशि का स्थित है, नवांश में भी उसी राशि का स्थित हो, तो वो ग्रह वर्गोत्तम हो जाता है। और वर्गोत्तम से क्या फल मिलेगा? वो उसके जो स्वतंत्र कारकत्व हैं, जैसे सूर्य से राजा की बात होती है, राज्य सरकार से मिलने वाला फल, किसी भी प्रकार का फल क्यों ना हो, राजा से आश्रय, राजा से धन प्राप्त होना, चाहे वो ग्राम प्रधान ही क्यों ना हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में ही क्यों ना हो, चाहे कोई टेंडर ही क्यों ना लेते हों, चाहे किसी भी प्रकार से वो काम करते हों, लेकिन राजा से धन प्राप्त होता है। सूर्य अगर अच्छे हों तो पिता से, और जातक का आत्मबल अच्छा होता है, आत्मबली होता है। देखिए, शरीर में शक्ति होने से व्यक्ति युद्ध को नहीं जीत सकता। आत्मबल अगर अच्छा है तो निश्चित विजय करके लाएगा। तो सूर्य आत्मबल के कारक हैं। तो सूर्य अगर अच्छे होंगे तो निश्चित है सूर्य से संबंधित ऐसा जातक नेतृत्व करने वाला होता है, हिम्मत वाला होता है, अपने कारकत्वों से संबंधित अच्छा फल देंगे। सूर्य के जो भी कारकत्व हैं, अब इतना सारा कारकत्व बता लेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो सूर्य के कारकत्वों से संबंधित विशेषता, सूर्य दसम भाव के लगन चार्ट में स्वामी है, तो यानी दसम भाव कर्म स्थान, कैरियर से संबंधित मिलने वाले फल में वृद्धि हो जाएगी विशेष, क्योंकि वो बलवान है तो निश्चित है अच्छा फल प्राप्त होगा। जातक कैरियर में बहुत अच्छे पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाला होगा, कैरियर में उच्च स्थान को प्राप्त करने वाला होगा। इसी प्रकार से अगर कोई, अब जैसे ये सूर्य केंद्र के स्वामी हैं, दसम स्थान के स्वामी हैं, मान लीजिए कोई ग्रह अष्टम, छठे व द्वादश स्थान का स्वामी हो, दुख स्थान का हो, अशुभ स्थान का हो, अगर वो वर्गोत्तम हो जाता है, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी अगर वर्गोत्तम होते हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा फल देंगे। केंद्र और त्रिकोण दोनों शुभ, एक विष्णु स्थान है, एक लक्ष्मी स्थान है, तो जातक को अच्छा फल मिलेगा, उनकी दशा में बहुत अच्छा फल मिलेगा। लेकिन अगर केंद्र और त्रिकोण के बाहर के स्वामी अगर वर्गोत्तम होते हैं तो क्या फल मिलेगा? तो उतना ही ज्यादा वो बुरा भी फल देंगे, उतना ही ज्यादा दुख देने में भी सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि दुख स्थान के स्वामी अगर
वर्गोत्तम होंगे तो वो बलवान हो जाएंगे, और बलवान होंगे तो निश्चित है अपनी दशा अंतरदशा में जब भी आएंगे तो अच्छा वाला दुख प्रदान करेंगे, ये भी ध्यान रखना है। अब दूसरे नंबर पर मान लीजिए किसी जातक की जन्म पत्रिका में कोई ग्रह लग्न चार्ट में उच्च राशि का है, जैसे सूर्य लग्न चार्ट में उच्च राशि के हों और नवांश में नीच राशि के हों, यहां पर 7 नंबर में तुला राशि के, तो ये क्या फल करेंगे। अब आपको दिख रहा है कि सूर्य उच्च राशि के हैं लगन चार्ट में, अब यही भेद है जो बताएगा सूर्य जहां के भी स्वामी हैं, सूर्य के कारकत्वों से संबंधित कोई ग्रह अगर नीच राशि का होता है तो निश्चित है उसका फल खराब हो जाएगा, वो खराब फल को देगा। सीधा उल्टा, जैसे शनि अगर उच्च राशि के हैं लगन चार्ट में, शनि क्या है, न्याय के कारक हैं, जातक को न्याय कर्ता बनाते हैं, कर्मठी बनाते हैं। लेकिन अगर शनि नीच राशि के हो जाए नवांश में, लगन में उच्च के लेकिन नवांश में नीच के, तो शनि का वही फल उल्टा हो जाएगा। अगर उच्च के हैं तो न्यायकर्ता, और अगर नीच के हैं तो झूठा हो जाएगा, झूठ बोलने वाला, फरेब हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, चोर बना देते हैं शनि। निश्चित है चोर ग्रह शनि को ही कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं हर चीज में चोरी करने वाला, काम करने में चोरी, हर कार्य में चोरी, शब्दों में चोरी, तो उसका फल उल्टा हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई ग्रह लगन चार्ट में स्वराशि का है, लगन चार्ट में जिस भी राशि का है लेकिन नवांश में स्वराशि का हो जाता है, कोई भी ग्रह अगर नवांश में स्वराशि का हो जाता है, जैसे सूर्य ही हैं, सूर्य यहां पर स्वराशि के हैं, तो इसको कहा जाएगा सूर्य आनंद की स्थिति में है। स्वराशि का कोई भी ग्रह अगर स्थित होगा तो अच्छा फल देगा, और वही कोई ग्रह अगर नवांश में मित्र राशि का हो, नवांश में कोई ग्रह अगर मित्र की राशि का हो तो मधुर स्थिति में महसूस करता है अपने आप में काफी हद तक। जैसे मान लीजिए आप भी किसी के यहाँ जाते हैं, किसी अपने मित्र के यहाँ जाते हैं, आप अपने घर में बैठे हैं तो आनंद की स्थिति में होंगे, और अगर किसी मित्र के घर में बैठेंगे तो भी अपने आप में आपको काफी प्रसन्नता होगी, और अगर आप शत्रु के घर में जाकर के बैठेंगे तब आपकी क्या स्थिति होगी। ऐसे ही कोई ग्रह अगर नवांश में शत्रु राशि का स्थित हो जाए तो क्या होगा, तो वो भयभीत स्थिति में माना जाएगा, वो हर कार्य में डरने वाला होगा। उसके कारकत्व, जिन जिन कारकत्वों का कारक है उन कार्यों में उसको भय लगेगा। जिसका स्वामी है, जिस रिश्ते का विचार उस ग्रह से किया जाता है, जिन जिन चीज़ों का विचार किया जाता है, कहीं ना कहीं उससे मिलने वाले फल में खराब फल मिलेंगे। इसको भयभीत स्थिति कहते हैं। तो अगर कोई ग्रह नवांश में वर्गोत्तम है तो अच्छी बात है, वो केंद्र त्रिकोण का स्वामी हो तो और अच्छी बात है, और अगर स्वराशि का हो तो भी अच्छा है, मित्र राशि का हो तो भी अच्छा है, लेकिन अगर शत्रु राशि का है तो खराब है। और 6, 8, 12 के स्वामी अगर नवांश में वर्गोत्तम होते हैं तो वो भी खराब फल देंगे। ये भी जानना है, खाली वर्गोत्तम होने से ही काम नहीं चलेगा कि कोई ग्रह वर्गोत्तम हो गया, इतने ग्रह वर्गोत्तम है तो अच्छा फल। अगर केंद्र त्रिकोण के स्वामी वर्गोत्तम ना हो और अशुभ स्थान और दुख स्थान के स्वामी वर्गोत्तम हो तो इसका मतलब ये समझ सकते हैं वो अच्छा की बजाय खराब ज्यादा है। अगर अशुभ स्थान व दुख स्थान के स्वामी वर्गोत्तम ना हो, केंद्र और त्रिकोण के ही स्वामी वर्गोत्तम हो तो केवल अच्छा ही अच्छा है। इस प्रकार से आपको समझना है फलादेश को लग्न और नवांश से। अब आगे बढ़ते हैं। एक सूत्र और है, अगर जातक के जन्म पत्रिका में आपको यह देखना है कि लग्न चार्ट में वो राशि कहां पर स्थित है जो नवांश के लग्न चार्ट में स्थित है। जैसे मान लीजिए लग्न चार्ट में 9 नंबर की राशि धन भाव में स्थित है और 9 नंबर की राशि लग्न चार्ट में स्थित हो जाए तो ऐसे जातक का जीवन में परिवार के प्रति, कुटुंब के प्रति, धन के प्रति
खिंचाव अधिक होता है। इसी प्रकार से अगर मकर राशि जो कि लगन चार्ट के तीसरे भाव में स्थित है, अगर मकर राशि नवांश के लग्न में स्थित हो जाए, मकर लगन का नवांश बने, तो आप ये समझिए कि ऐसे जातक का खिंचाव अपने यश कीर्ति अपने पराक्रम को लेकर के ज़्यादा होगा, भाई बहनों के प्रति ज़्यादा होगा। इसी प्रकार से चौथे भाव की राशि, चौथे भाव में कुंभ राशि स्थित है लगन चार्ट में, और चौथे, गलती हो गई, यहाँ पर 10 नंबर था। तो अगर मकर राशि स्थित हो जाए जो कि तीसरे भाव में स्थित है, तो ऐसे जातक का भाई बहनों के प्रति, अपने यश कीर्ति के प्रति, और अब आप एक विषय और भी है, पहले 5वें और 9वें भाव को क्या कहते हैं, 4 तत्वों में बांटा गया है। अग्नि तत्व की राशि है, और सबसे पहला जो विषय है जो कहते हैं धर्म, पहला 5वां 9वां धर्म भाव है, दूसरा 6ठा और 10वां अर्थ है। इसीलिए देखिए, दूसरे भाव को धन कहते हैं, इसको कर्म कहते हैं, और ये इसका कोण है, इसलिए 6ठा भाव भी इसका कोण होने के कारण कर्म अर्थ भाव है। और तीसरा 7वां और 11वां काम है, और चौथा 8वां और 12वां मोक्ष है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसी प्रकार से तत्व भी है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। ये सारे मतलब एक त्रिकोण जो बनेगा वो, अब देखिए सप्तम भाव से दारा की बात होती है, दारा भोग है, धर्म, अर्थ, काम। तो काम की जब बात होगी तो सप्तम, एकादश और तीसरा, ये तीनों काम की बात करते हैं। और भोग यानी चौथा, 8वां और 12वां, द्वादश स्थान क्यों कहा जाता है, मोक्ष के लिए द्वादश स्थान को देखते हैं। द्वादश स्थान इसीलिए क्योंकि ये चौथे भाव का 9वां भाव है, कोण है। चौथे भाव से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जातक भोगी होगा, या तो भोग में लिप्त होगा या वैरागी होगा। हर चीज का उल्टा है, या तो भोगी या वैरागी। तो अगर वैरागी होगा तो मोक्ष को प्राप्त करेगा, भोगी होगा तो भोग को प्राप्त करेगा, भोग में लिप्त रहेगा। तो हर भाव उसका उल्टा, जैसे मैंने बताया ना कि जैसे शनि या तो अच्छे हैं तो न्याय प्रिय बनाएंगे, व्यक्ति को सात्विक बना देंगे, कर्मठी बना देंगे, और अगर वो खराब हैं, खराब स्थिति में हैं, तो कामचोर बना देंगे, झूठा बना देंगे, इस प्रकार से असत्य वक्ता बना देंगे। तो इसी प्रकार से हर एक विषय का आपको भावार्थ समझना है। तो अब अगर चौथे भाव में जो राशि स्थित है, मकर राशि, कुंभ राशि, तो कुंभ राशि अगर लगन चार्ट में स्थित हो जाए, तो ऐसे जातक का जो मन है, जो खिंचाव है, जो आकर्षण होगा, वो चौथे भाव पर ही बना रहेगा। अपने कुटुंब, परिवार, सुख सुविधाएं, घर, मकान आदि से संबंधित। पंचम भाव में जो राशि स्थित है वो लगन में स्थित हो जाए नवांश में, संतान के प्रति, प्रेम के प्रति और ज्ञान के प्रति भी कह सकते हैं, प्रारब्ध को और अच्छा उजागर करने के लिए कह सकते हैं। इसी प्रकार से जिस भाव की राशि स्थित हो, उस भाव के विषय वस्तुओं को विवेक से आपको विचार करना है कि जातक का निश्चित है खिंचाव उस प्रति ही ज्यादा रहेगा जीवन पर्यंत। ये बहुत बड़ा सूत्र है जो कि आप आजमा करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आप सभी को पता है कि नवांश से जीवन साथी के बारे में विचार किया जाता है। जीवन साथी का विचार नवांश से किया जाता है। अब नवांश में ये विशेष रूप से आपको देखना है कि चौथे नवांश के चौथे भाव में और 7वें भाव में अगर अशुभ ग्रह स्थित होंगे तो निश्चित है जीवन साथी के साथ कलेश होगा। नवांश कुंडली के चौथे भाव में और 7वें भाव में यदि अशुभ ग्रह स्थित हों, एक हैं तो फिर भी काम चल जाएगा, लेकिन यदि एक से अधिक हैं तो निश्चित है जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़े कलेश होंगे। दूसरे नंबर पर नवांश कुंडली में
लग्न में अगर कोई नीच का ग्रह स्थित हो जाए तो निश्चित है जीवन साथी खराब होगा। उसके आचार विचार से आप संतुष्ट नहीं होंगे। यदि नवांश कुंडली के लग्न का स्वामी, नवांश कुंडली के लग्न का स्वामी, मान लीजिए जैसे नवांश कुंडली का लग्न का स्वामी सूर्य ही बना है और सूर्य नीच राशि का स्थित हो जाए, जैसे कि यहां पर सूर्य स्थित हो जाए तो भी खराब है, तो और ज्यादा खराब हो जाएगा। नवांश कुंडली में नीच का ग्रह, नवांश कुंडली लग्न का स्वामी नीच राशि का स्थित हो। और दूसरा सूत्र है, यदि लग्न चार्ट में जो सप्तम स्थान का स्वामी है, लग्न चार्ट में जो सप्तम स्थान का स्वामी है, सप्तम भाव का जो स्वामी ग्रह है वो नवांश में नीच राशि का हो, तो ये भी खराब जीवन साथी को दर्शाता है। 3 सूत्र हैं, याद कर लीजिए। नवांश के लग्न चार्ट में अगर कोई ग्रह नीच राशि का स्थित हो तो जीवन साथी खराब होगा। दूसरे नंबर पर नवांश के चौथे और 7वें भाव में अगर अशुभ ग्रह एक से अधिक स्थित हो तो जीवन साथी के साथ कलेश होगा। नवांश कुंडली के लग्न का स्वामी अगर नीच राशि का हो तो जीवन साथी खराब होगा। और लग्न चार्ट के सप्तम स्थान का स्वामी अगर नवांश में नीच राशि का स्थित हो तो जीवन साथी खराब स्वभाव का होगा। जीवन साथी से मिलने वाले सुख में भारी कमी आएगी। तो अब तक हम लोगों ने जाना लग्न वर्गोत्तम के बारे में और राशि वर्गोत्तम के बारे में, यानी ग्रहों, इसको कहते हैं ग्रह राशि वर्गोत्तम। ग्रह वर्गोत्तम मतलब राशि वर्गोत्तम। वर्गोत्तम 3 प्रकार के होते हैं। लग्न वर्गोत्तम तो लग्न के लिए हो गया, और दूसरे नंबर पर ग्रह वर्गोत्तम, ग्रह जिस राशि में लगन चार्ट में है उसी राशि में नवांश में स्थित हो गया, तो इसको कहते हैं राशि वर्गोत्तम। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं तत्व वर्गोत्तम। तो तत्व वर्गोत्तम के लिए आपको कैसे देखना है, जैसे कोई भी ग्रह, आप सभी को पता है 4 तत्व में राशियां हैं। राशियों में 5 तत्व नहीं है, ग्रहों में 5 तत्व जरूर है, लेकिन राशियां 4 ही तत्वों में हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। तो अग्नि तत्व की राशियां कौन कौन सी हैं? मेष, सिंह, धनु। अब मान लीजिए कोई ग्रह अग्नि तत्व राशि में स्थित है, जैसे कि शुक्र, अग्नि तत्व राशि में स्थित है लगन चार्ट में, और नवांश में भी अग्नि ही तत्व राशि में स्थित हो जाए, चाहे वो कोई भी राशि हो तीनों में से। अब अगर सिंह राशि में ही स्थित होगा तो ये वर्गोत्तम भी हो जाएगा, राशि वर्गोत्तम भी हो गया और तत्व वर्गोत्तम भी हो गया। और अगर वो इन तीनों राशियों में से किसी में बैठ जाएगा, जैसे या तो धनु में बैठ जाए या मेष राशि में बैठ जाए, तो तत्व वर्गोत्तम होगा। और अगर सिंह में ही बैठेगा तो राशि भी वर्गोत्तम और तत्व भी वर्गोत्तम। यानी लग्न चार्ट में जिस तत्व राशि के जिस तत्व में बैठा है उसी तत्व में नवांश में भी बैठा है, तो ये भी बलवान माना जाएगा। और अगर कोई ग्रह, जैसे मान लीजिए मंगल 10वें भाव में बैठा है लग्न चार्ट में, मंगल लग्न चार्ट में 10वें भाव में स्थित है और नवांश में भी 10वें भाव में स्थित हो जाए, किसी भी राशि का, कोई भी राशि स्थित हो 10वें भाव में, उसी राशि का नवांश में भी स्थित हो जाए और उसी भाव में 10वें भाव में लगन चार्ट में है और 10वें भाव में ही नवांश में स्थित हो जाए, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भाव वर्गोत्तम। तो ये 3 प्रकार से वर्गोत्तम होते हैं, राशि वर्गोत्तम, तत्व वर्गोत्तम
और भाव वर्गोत्तम, और तीनों अपने आप में काफ़ी हद तक इस प्रकार से अगर स्थित होते हैं ग्रह तो काफ़ी बलवान हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा बलवान होते हैं राशि में, अगर राशि से वर्गोत्तम होते हैं। दूसरे नंबर पर तत्व में, अगर जो ग्रह जिस राशि जिस तत्व का है लगन चार्ट में उसी तत्व में अगर नवांश में है तो बलवान होगा। और तीसरे नंबर पर भाव वर्गोत्तम, अगर जो ग्रह लगन चार्ट में जिस भाव में स्थित है उसी भाव में अगर वो नवांश में स्थित हो जाए तो ऐसा जातक वो ग्रह बलवान हो जाएगा। उस भाव से संबंधित उस ग्रह से संबंधित मिलने वाले फल में काफ़ी वृद्धि हो जाएगी। एक सूत्र और है, इसको भी समझ लीजिए, समझने का विषय है। जैसे मान लीजिए कोई ग्रह अग्नि तत्व का है, जैसे सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह हैं और नवांश में अगर वो अग्नि तत्व राशि में ही स्थित हों तो भी बलवान हो जाएंगे। जैसे अगर अब देखिए यहाँ पर यहीं पर 5 नंबर की राशि में सूर्य स्थित हो जाएं, अब यहाँ पर देखिए कितनी चीज़ें वर्गोत्तम हो गई। पहले नंबर पर राशि वर्गोत्तम, दूसरे नंबर पर भाव वर्गोत्तम, तीसरे नंबर पर तत्व वर्गोत्तम, अब तीनों वर्गोत्तम है यहाँ पर। और चौथे नंबर पर अग्नि तत्व का ही ग्रह है और अग्नि ही तत्व राशि में बैठा है, ग्रह तत्व भी वर्गोत्तम हो जाएगा। तो ग्रहों का अगर तत्व वर्गोत्तम होगा तो आग को अगर आग में रखोगे तो निश्चित है वो और ज़्यादा बलवान रहेगी। और अगर कोई ग्रह जल तत्व राशि का है, जैसे मान लीजिए कोई ग्रह जैसे चंद्रमा जल तत्व राशि में है लग्न चार्ट में, और चंद्रमा वहां पर भी जल तत्व राशि में स्थित हो जाएं, चाहे कर्क में हो या वृश्चिक में हो या मीन में हो, यहाँ पर हो चंद्रमा या यहाँ पर हो, तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो चंद्रमा जल तत्व कारक ग्रह हैं और जल तत्व राशि में है तो निश्चित है और ज़्यादा बलवान हो जाएंगे। जल तत्व राशि में राशि तत्व वर्गोत्तम, राशि तत्व वर्गोत्तम और ग्रह तत्व वर्गोत्तम दोनों हो गया। और उसके बाद वर्गोत्तम, राशि वर्गोत्तम होते हैं या नहीं, या भाव वर्गोत्तम होते हैं या नहीं। तो जो ग्रह जितना बलवान होगा उतना ही ज़्यादा अपने फल को देने में सक्षम हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा उस ग्रह के कारकत्वों में वृद्धि हो जाएगी और उतना ही ज़्यादा वो उस भाव का फल ज़्यादा अच्छा दे पाएगा जिस भाव का वो स्वामी है लगन चार्ट में। इस विषय को आपको समझना है। इसीलिए एक सूत्र और है, लोग कहते हैं कि दोपहर का जन्म, दोपहर में जन्म हो तो जातक भाग्यशाली होता है। क्यों? दोपहर के जन्म का वैसे ही सूत्र है, केवल एक शब्द, दोपहर का जन्म हो तो जातक भाग्यशाली होता है। क्योंकि दोपहर के समय सूर्य दशम भाव में होते हैं। 12 बजे के आसपास 11 से लेकर 1 बजे के बीच में सूर्य किसी का भी जन्म हुआ हो, सूर्य दशम भाव में होते हैं और दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं। और खासकर अगर सूर्य अग्नि तत्व राशि में स्थित हों तो और ज़्यादा बलवान। अग्नि तत्व की राशि अगर कर्म स्थान में स्थित हो तो श्रेष्ठ माना जाता है, और दोपहर का जन्म हो तो क्या पूछना है, ऐसा जातक कुल का दीपक होता है। तो प्रिय मित्रों, ये थी कुछ विशेष जानकारियां वर्गोत्तम ग्रहों से संबंधित, राशियों से संबंधित, भावों से संबंधित, तत्वों से संबंधित। कैसे आप पहचानोगे कि जातक कितना बलवान है। लग्न वर्गोत्तम है तो निश्चित है जातक स्वस्थ होगा, बुद्धिमान होगा, भाग्यशाली होगा, नो डाउट, सक्षम होगा, ज्ञान को कैच करने वाला होगा। ग्रह वर्गोत्तम है, अगर वो केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं तो निश्चित है अच्छा फल देंगे अपनी दशा अंतरदशा में। केंद्र त्रिकोण से बाहर के स्वामी हैं, निश्चित रूप से ज़्यादा बुरा फल देंगे वो अपनी दशा अंतरदशा में।
अब भाव वर्गोत्तम हो या तत्व वर्गोत्तम हो तो और उससे बल ही प्राप्त होगा। अब वो जहाँ का स्वामी है उस प्रकार से फल प्रदान करेगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर कोई प्रश्न है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।